हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 का एनसीईआरटी है। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसका 2-3 बार देखिए वीडियो और सेल्फ हैंड नोट्स बनाइए। और टेस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो टेस्ट भी करवाया गया, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो ठीक है, तो किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश ही पहचान उसके लोगों से ही होती है। ये जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम कर सकते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो 21वीं शताब्दी के इस प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और उन प्रदेशों में क्यों नहीं, मतलब और किसी प्रदेश में क्यों नहीं रहना चाहते, कुछ ही प्रदेश में क्यों रहना चाहते हैं। तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में चार्ल्स बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जानन की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। तो आप देख सकते हैं एशिया के 6 देशों में कौन से हैं। चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इस तरह बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको सब देख सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या करोड़ में सबसे ज़्यादा चीन और भारत में है, उसके बाद अमेरिका में देख सकते हैं। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और जो कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, तो जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभ की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए एक प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या वहाँ पर 1.5 लाख है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, जैसे घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 लाख बटे 100 कर लीजिए। उसके बाद 15,000 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। इससे क्या प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, जैसे भौगोलिक कारक की बात करें तो पहला है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक उपलब्ध कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों और उद्योगों तक नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूलन नहीं होते। अतः इस क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा है जलवायु।
अतिउष्ण अथवा ठंडे मौसमों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के प्रारंभिक कालों में बसे हुए हैं। चौथा है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा उनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि वे मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? दूसरा कारण क्या हो सकता है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला कारण होगा खनिज का। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को उत्कृष्ट करते हैं और खनन औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसकी एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है नगरीकरण। नगरीय रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों के निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। तीसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तीसरा कारण है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक आशंका होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों को चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश में ऐसे कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं? और अगला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या का परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनगणना 102.70 मतलब 102 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ में से घटाएं, तब हमें जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविकता संख्या पता चलेगी। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र में विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म व दर मृत्यु दर से अधिक या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, मतलब छोड़ के चले जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु, प्रवास और अशोधित जन्म दर। सीबीआर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, जैसे अशोधित जन्म दर, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चे और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य जनसंख्या
गुणे 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास की बात करें, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर वे आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, नगर से गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक प्रवासी और दूसरा उत्प्रवासी हो सकता है? अप्रवास क्या होता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण दुर्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। अपकर्ष कारक क्या होता है? काम की बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण, खेतिहर, जनांकीय संक्रमण, नगरीय, औद्योगिक। ठीक है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं के वाले मॉडल की व्याख्या करते हैं। ग्राफ आप देखिए ध्यान से। ठीक है। पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था दिया गया है। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर 35 और 15 है। तो अशोधित, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर देखते हैं। जन्म दर जो है बढ़ी है, फिर वो मृत्यु दर घटी है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है जो जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है। तो अब देखेंगे तीसरी अवस्था में निम्न उतार चढ़ाव होते हैं। वर्तमान विश्व की बात करें तो बांग्लादेश, वर्षा वनों की आदिवासी और पेरू, श्रीलंका, केन्या और कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तीनों अवस्थाओं की आप देख सकते हैं। तो प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनन व उच्च मत्स्यन होती है, मतलब ज़्यादा जन्म भी होती है, ज़्यादा मृत्यु भी होती है। तो वहाँ पर स्टैग्नेट बना हुआ है। तो ये क्योंकि लोग महामारियों, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति, होने वाले मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं जहाँ बड़े परिवारों की परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मत्स्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मत्स्यता दोनों अधिक घट जाती है और जनसंख्या या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखता है। वर्तमान विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय।
परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा अपने उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ये आप देख सकते हैं, ये ध्रुवीय प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आंसर देने का भी ट्राई करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले हमारे चैनल को क्या करेंगे आप? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।